सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों 50 प्रश्नों के माध्यम से आज आप इस क्लास में एक ऐसा मॉक टेस्ट देखोगे जिसके सभी प्रश्न साथियों सर्वश्रेष्ठ है। तो साथियों सभी प्रश्न सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मॉक टेस्ट भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इसलिए क्लास को आपको एंड तक देखना है और आज का आपका टारगेट जो होना चाहिए इन 50 प्रश्नों में से लगभग 22 का आपका टारगेट होना चाहिए। तो पहला प्रश्न बड़ा ही शानदार आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर अगर बात करते हैं जो राजा जी टाइगर, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो हाथी के लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों टाइगर के लिए जाना जाता है और मानस राष्ट्रीय उद्यान साथियों हाथी के लिए जाना जाता है। लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान साथियों हंगुल के लिए नहीं जाना जाता, ये सरीसृपों के लिए जाना जाता है। इसलिए पूछा गया था कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए रेड क्लिफ लाइन की बात चल रही है, रेड क्लिफ रेखा की बात चल रही है। तो साथियों ये किन दो देशों के बीच स्थित है? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, या भारत और चीन के बीच? तो यहां पर अगर आपका उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है और सभी का उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर सी ही है। तो रेड क्लिफ लाइन यानी कि रेड क्लिफ रेखा साथियों किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? कृषि से है, मुंबई से है, स्वास्थ्य से है, या बंगलुरु से है? तो साथियों किससे है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है साथियों? कृषि से है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नीरी कहां पर स्थित है? तो नीरी क्या आपका नागपुर में है, या संचार में है, या चेन्नई में है साथियों? शिक्षा से है, बताइए। चलिए तो नीरी की अगर जब हम बात करते हैं तो यहां पर साथियों संचार नहीं लिखा है, ये किसी जगह का नाम आपको लिखा होना चाहिए, ये भी गलत टाइप हो गया। तो आपको कुल मिला के जो याद रखना है वो नीरी साथियों कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ना से नीरी, ना से नागपुर। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो भारत है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर क्या होगा? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हरियाणा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी उसके बाद देखिए कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है साथियों? तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार रेगिस्तान है, या बंगाल की खाड़ी है? ये प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपका उत्तर साथियों क्या होना चाहिए? पश्चिम घाट आपका राइट आंसर हो जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए परीक्षा में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ग्रीन मफलर शब्द है ये किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से? तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कभी भी आपके सामने प्रश्न आए तो ग्रीन मफलर की अगर बात करें तो जब साथियों हमें बहुत ही ज्यादा ध्वनि सुनाई देती है यानी कि ध्वनि प्रदूषण हमारे आसपास होता है तो हम मफलर लगा लेते हैं अपने कानों के ऊपर कि हमें वो ध्वनि ना सुनाई दे। तो ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, या मूंगफली का खेत? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वो धान के खेत के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 74 में, या अनुच्छेद 73 में, सॉरी 13 में? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है और सभी का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के ही साथ है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या आपके साथियों बिहार में, या उड़ीसा में? तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? एक बार कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताने की राइट आंसर। चलिए
चलिए भाई, तो राइट आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, महाराष्ट्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, महाराष्ट्र राइट आंसर है। यहाँ पर साथियों उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है, तो जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं वो उन योजनाओं के बारे में जरूर बताता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई थी। अगर बात करें साथियों यहाँ पर ओडिशा की, तो ओडिशा में बिंदु सागर सफाई योजना शुरू की गई थी और आशीर्वाद योजना शुरू की गई थी, ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए, अब अगर महाराष्ट्र का जिक्र यहां पर आया है तो महाराष्ट्र की बात करें तो मिशन वात्सल्य कहां पर शुरू किया गया था, महाराष्ट्र में, और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना कहां पर शुरू की गई थी, यह भी महाराष्ट्र में ही शुरू की गई थी। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है वो अपना वोट दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, उनको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि हाँ, मत देने का अब मुझे अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो वो कौन सा अधिकार है? आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? तो वो आपका एक संवैधानिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको मालूम होगा, आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो जिनका भी आंसर यहां पर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी? गोपालन बनाम मद्रास राज्य ने, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने, या केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्य ने, या इनमें से किसी में नहीं? तो अगर बात करें साथियों केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्य की, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि संसद में जो शून्यकाल का समय होता है ये कब से कब तक का होता है? 9 से 10 के बीच, सुबह 10 से 11 के बीच, 11 से 12 के बीच, या 12 से 1 के बीच। चलिए, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संसद में जो शून्यकाल का समय होता है वो कब से कब तक का होता है। तो दोपहर के 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का होता है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। भारतीय संसद के साथियों कितने अंग हो जाएंगे? एक तो लोकसभा हो जाएगी, एक राज्यसभा हो जाएगी और एक राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार थे, महाजन थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, या नवधान्य व्यापारी थे? तो यहां पर जब हम बात करते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की, तो क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे दक्षिण भारत के पोलीगार। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। चलिए, यहां पर साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इतना तो आप लोग मालूम होगा क्या कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, लेकिन चंदेरी का युद्ध साथियों 1530 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का जो प्रश्न आपके क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिस्ट दल, या आपका अतिवादी लोकतांत्रिक दल? चलिए, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्रांतिकारी साम्यवाद दल के साथियों स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोगों को इनका नाम ध्यान रखना है, इनका नाम है सौमेंद्र नाथ टैगोर। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। जैसे कि बरेली से अलग किसी ने किया था, बिहार से अलग किया था, जमशेदपुर से अलग किया था, बिहार या जमशेदपुर। उसके अलावा अगर बात करें तो झांसी से अलग ने किया था। यहां पर जो बात चल रही है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात चल रही है। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक बार क्लास को आप लोग लाइक करके शेयर कर देंगे भाई। आजकल आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, तो कुछ ही लोग शेयर करते हैं। जो लोग शेयर करते हैं भाई उनका दिल से धन्यवाद, लेकिन जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं उनको शेयर करना चाहिए।
तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई फटाफट तरीके से। कामागाटामारू क्या है साथियों? औद्योगिक केंद्र है, एक बंदरगाह है, एक जहाज है, ये एक सेना की एक टुकड़ी है। तो कुछ नहीं साथियों, आपको ध्यान रखना है कामागाटामारू क्या है, तो ये एक जहाज है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध या सांप्रदायिकता के विरुद्ध? बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है साथियों कुछ व्यक्तियों के द्वारा, उसके खिलाफ था बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन। और ये कब चलाया गया था साथियों? 1924 में चलाया गया था। उसके बाद देखिए गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? बताइए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? किस क्वेश्चन के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन के किस आंसर के साथ आपका आंसर जाएगा? बताइए। तो माउंटबेटन आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने किया था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में साथियों सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। अगर बात करें अजैविक क्या होता है? निर्जीव चीज को हम लोग अजैविक कहते हैं। और जैविक किसे कहते हैं? जैविक घटक साथियों जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है। क्योंकि अगर बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण क्या होता है? जो भी हमारे चारों तरफ है, पर्यावरण को अगर बात करें तो दो भागों में बांटा जा सकता है, जैविक घटक में और अजैविक घटक में। ठीक है, जैविक घटक क्या हो जाते हैं? जिसमें जानदार जो चीजें जानदार है, और अजैविक घटक क्या हो जाते हैं? जो बेजानदार चीज है। अब जैसे कि आप अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको दो प्रकार की चीजें दिखेंगी, एक तो जिसमें जान होगी, एक जिसमें जान नहीं होगी। अब जान किस में होगी? जैसे कि जो व्यक्ति आपके आसपास होंगे, जो चीजें आपके पास होंगी, जानदार चीज है। ठीक है, और उसके अलावा बेजानदार चीज क्या होगी? मान लीजिए दीवार है तो ये बेजानदार चीज है, ये अजैविक घटक कहलाएगी। दरवाजा है, ये आपका अजैविक घटक कहलाएगा। जिसमें जान होगी वो आपकी जैविक घटक कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी उत्पत्ति, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है भाई। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र, ये भी सही, ये आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षपात हो गया है केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों के, दोनों हाथों एवं पैरों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बाहुल्य होता है लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का या तेल का। साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है एमाइलेज का। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसिटेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, सोडियम एसिडेट के लिए या सोडियम बेंजोएट से। साथियों तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बन जाती है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? बताइए। जल जनित इनमें से कौन सा रोग है आपसे पूछा जा रहा है? चेचक है, मलेरिया है, हैजा है या तपेदिक है? तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर साथियों हैजा जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन के मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि जब मनुष्य सामान्य स्थिति में होता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसको यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो इसका तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस कहलाएगा? 40.16 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस, 35.72 डिग्री सेल्सियस या 32.36 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों किया जाना चाहिए 36.89 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कांसा जो है, कांसा यह मिश्र धातु है, बताने की कोशिश कीजिए। यानी कि कांसा किससे किससे मिलकर बना है? तांबे टिन से, तांबा चांदी से, तांबे या जस्ते से, तांबे और शीशे से।
तो साथियों किससे किससे मिलकर बना है, तो तांबे एवं टिन से मिलकर बना है कांसा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि सिनकोनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जड़ में, फल में, बीज में या छाल में, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका क्या हो सकता है, छाल आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या आपको ध्यान रखना है, यानी कि कुनैन जो है सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो पादप के छाल में ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि नैनो प्लग संबंधित है, तो नैनो प्लग एक छोटी बुलेट से संबंधित है, एक छोटे सुनने के यंत्र से, या एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, या इनमें से किसी से, नहीं, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, नैनो प्लग की जब हम बात करते हैं तो एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है नैनो प्लग। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या आपका तेल कंपनियां, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो साथियों अगर बात करें तेल कंपनियों की, तो तेल कंपनियां अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो साथियों कौन जो है इसमें से कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या नाबार्ड या कृषि लागत एवं कीमत आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, यानी कि आपको ध्यान जो रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग ये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, एनआर सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल ने, जयप्रकाश नारायण ने या श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखने के, नारायण अग्रवाल ने 1944 में साथियों किसका प्रतिपादन किया था, गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, 2004, 5, 11, 12, 12, 13 या 13, 14 में, बताइए। चलिए, तो आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है साथियों, 2011-12 में आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में या भूमिगत जल में। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग ध्यान रखेंगे, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात गेला जलप्रपात है, या विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील है। तो इतना तो हमें पता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील, ये आपको ध्यान रखना है, टिटकाला हो जाएगा, टिटकाला झील हो जाएगी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, आपको ध्यान रखना है, टांगानिका झील हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है साथियों ये तीन जो नीचे वाले लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें साथियों गड़बड़ी लग रही है। ऑप्शन नंबर ए वाले में क्या गड़बड़ी लग रही है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों गेला जलप्रपात नहीं होता है बल्कि एंजल जलप्रपात होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाई अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या विधान परिषद की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में। तो अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 170 में या अनुच्छेद 171 में। तो यहां पर अगर बात करें कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए,
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 169 के बारे में, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, और जिनका भी आंसर बी है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, इन सब में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो हुई थी वो 1861 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1861 में हुई थी, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि पंचायत समिति जो होती है, जो पंचायत समिति का सदस्य होता है, इसको साथियों मनोनीत किया जाता है कैसे? खंड विकास अधिकारी इसको मनोनीत करते हैं, या जिला पंचायत के अध्यक्ष इसको मनोनीत करते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता है, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसको निर्वाचित किया जाता है? तो अगर पंचायत समिति के सदस्य की जब हम बात करते हैं तो इसको प्रत्यक्ष रूप से साथियों जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग है संवैधानिक निकाय? तो बिल्कुल है। राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, लेकिन योजना आयोग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई? तो इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ उत्तर तो होगा। अगर ये कर देंगे ऑप्शन नंबर डी तो साथियों फिर आपको बताएगा कि कौन सा होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग की अगर बात करते हैं साथियों तो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में या पंजाब में? तो साथियों कहां पर है बिहार? आप लोग ध्यान रखना है इस प्रश्न का। अगर सही उत्तर होता है साथियों तो क्या होता है? बिहार होता है। ठीक है, तो राज्यों में यानी कि किस राज्य में? तो बिहार में 1967 से 1971 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। अब बिहार का यहाँ पर जिक्र आया है तो बिहार की कुछ योजनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कहां पर शुरू की गई? बिहार में। जल जीवन हरियाली अभियान कहां पर शुरू किया गया था? बिहार में। और अभी हाल फिलहाल में ही सब योजनाएं शुरू की गई हैं अभियान। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कहां पर शुरू की गई थी? साथियों बिहार में शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पंजाब की बात करें तो मेरा काम मेरा मान योजना कहां पर शुरू की गई थी? तो पंजाब में। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन कहां पर शुरू किया गया था साथियों? तो पंजाब में शुरू किया गया था। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो संजीवनी परियोजना हरियाणा में, गोवर्धन योजना हरियाणा में, और प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी हरियाणा में ही शुरू की गई थी। और अभ्युदय कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, यहां पर साथियों आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो इनमें से कौन सा कर साथियों भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, सीमा कर, शिक्षा कर, ये तो सब लगाया जाता है, लेकिन टोल टैक्स साथियों नहीं लगाया जाता है। नहीं लगाया जाता है तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में उन्हें प्रदर्शित करती है, या नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, या ध्यान मग्न करते हुए? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या करना है? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आखिर क्या हो सकता है। 48वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया था साथियों? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? आपसे पूछा जा रहा है। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, या आपका पीटर डेला विला, या एडवर्ड टेरी? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? विलियम हॉकिंस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस था।
तो साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका राइट आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, कहाँ आप लोग साथियों आप लोग को कष्ट दूं। तो आपको ध्यान रखना है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है साथियों, तो शिक्षक के रूप में उन्हें प्रदर्शित करती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भी बता चुका हूँ, इसका नहीं बताया है। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? चलिए तो किसके साथ साथियों जुड़ी थी? असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ी थी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ, या भारत छोड़ो आंदोलन के साथ? तो किसके साथ आपको ध्यान रखना है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपके सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।